बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से थिएटर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है अब सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वीक का आज पहला दिन है, मंडे है, तो सब लोगों को गुड लक कहना चाहूँगी। अपने हफ्ते को अच्छे तरीके से प्लान करें ताकि तमाम काम आपके अंजाम को अच्छे तरीके से पहुँचे। और रह गई बात कल के मैच की, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रही, लेकिन ज़रूरी आगे चल के करेंगे। पर मैं सोच रही थी ये जो बारिश यहाँ पे आज हुई है, कल मेलबर्न में क्यों नहीं हो गई तो कुछ बेहतर हो जाता। लेकिन खैर, अगर शहर लाहौर के मौसम की हम बात करें तो ठंड अच्छी खासी अब महसूस होना शुरू हो गई है। और सुबह जो बारिश हो रही है तकरीबन 3-4 बजे से ये बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है और प्रेडिक्शन भी यही है। तो मौसम की सूरत हाल भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का बाकायदा पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती बुराइयों में से एक जो सबसे बड़ी बुराई नज़र आती है वो मुनाफ़िकत है, हिपोक्रेसी है। यानी ये ऐसी बुराई है हमारे माशरे में कि जो दीमक की तरह हमारे माशरे को चाट रही है। मुनाफ़िकत इसी चीज़ का नाम है कि एक इंसान दोस्त भी बनता है और फिर पीठ पीछे गीबत भी करता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये मुनाफ़िकत है। एक मुनाफिक तो वो थे कि जो मदीना में थे, जिसे कुरान पाक ने बयान किया, जो ईमान के मुनाफिक थे। एक मुनाफिक वो होता है जो अखलाक का मुनाफिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं, कहीं पर 3 बताई, कहीं पर 4 बताई। आपने फरमाया कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो फिर ख़यानत करता है, और जब भी कोई इख्तलाफ हो, कोई मसला हो तो फिर गाली गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निशानियाँ बताईं। यानी जब मुनाफिक कहा गया तो मुराद ये है कि फिर इस्लाम और ईमान का वो पैरोकार नहीं बनता, नहीं रहता और अपने आप को पुख्तगी के साथ दीन पर जोड़ता और कायम नहीं करता। तो ऐसे शख्स में फिर ये ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, अपने आप को मोमिन कहता हूँ, तो फिर मुझ पर यह लाजिम भी है कि मैं अपने अंदर निफाक की जो ख़राबियाँ हैं, निशानियाँ हैं, वो अपने अंदर पैदा ना होने दूँ। यानी जब मैं बात करूँ तो मैं सच बोलूँ, और जब मैं किसी से कोई भी मामला करूँ तो फिर उसमें ईमानदारी के साथ चलूँ। अगर मेरे पास कोई अमानत रख दे तो फिर मैं उसमें ख़यानत ना करूँ। अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने वाला शख्स कभी भी इन खराबियों में मुब्तला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक, निफाक, इससे मोमिन को बचने की आपने तलकीन की है। हमारे माशरे में इस वक्त जो अखलाकी पस्ती पाई जाती है और हमारे यहाँ जो अखलाकी ज़वाल है, उसकी वजह यही है कि हम निफाक का शिकार हो गए, हम में मुनाफिकत पैदा हो गई। हमारे लिए किरदार, अखलाक ये बेमाना होकर रह गए। यानी हमने सिर्फ दुनियावी मफाद को, वक्ती मफाद को हासिल करने के लिए और पॉपुलर अप्रोच को हमने इख्तियार किया ताकि माशरे में हमारी शख्सियत बने, हमारी शोहरत हो और हम पैसा कमाएं। लेकिन याद रखिए कि इसके असरात एक शख्स के लिए मुमकिन है कि फ़ायदेमंद हों, लेकिन अगर हम ज़रा दूरअंदेशी से और बसीरत से देखेंगे तो निफाक के बहुत ही बुरे असरात माशरे पर मुरतब होते हैं। बहुत ही अच्छा पैगाम। और ये पैगामात आपसे शेयर करने का हर रोज़ का मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई ऐसी बात रह जाए, आप उस पर अमल कर लें, उसका सवाब आपको भी पहुंचेगा, हमें भी। कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी सी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आपको एक अच्छा इंसान बना सकती हैं। कुछ बात कर लेते हैं जी कल के मैच के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है, दुर्रे नयाब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप लोगों ने भी कल के सारे प्लान कैंसिल किए होंगे, मैच देखने के लिए बैठे होंगे हमारी तरह। हमने भी कल का संडे है, आज कहीं नहीं जाना। अच्छा, मैंने प्लान ये किया था क्योंकि संडे की छुट्टी होती है तो मैंने अपने सर्दियों के कपड़े जो है वो भी निकालने थे और मैंने वो भी प्लान स्किप कर दिया। बारिश भी हो गई, मैं कपड़े ही रख लेती। दुर्रे ने आप नहीं, बिल्कुल आपको तो पहले ही कपड़े रखने चाहिए थे। आपने पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें लगाई, क्योंकि देखें हम जिस तरह से पहुंचे, कुदरत के एक सफ़र होता है। कुदरत एक हद तक आपकी मदद करती है, बाकी काम आपने खुद करना होता है।
अगर आप सारी बातें कुदरत पर डाल दें, कुदरत आपको देखें 0 से उठा के नंबर 1 पे सही तो बात ले है, आए। ये मौजज़ात बार बार नहीं होती बार बार नहीं होती। दूसरी बात है, मेहनत आपने करनी होती है, और हमारी कौम तो इतनी गैर संजीदा है। आपको याद है कि वो तो पहले दिन से 92 वाली निशानी जमा करती रही, और उनको पता लगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो पता लगा कि बाद निशानियों से दुआओं पे आ गई है। तो बात तो ये है कि मेहनत तो की, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने ये देखा कि सिर्फ आपकी अगर बॉलिंग लाइन मजबूत है तो आप ट्रॉफी को फाइनल में नहीं जीत सकते। बैटिंग लाइन तो हमारी बिल्कुल फ्लॉप। बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने अपना ये तमाम मजा उठाया कि उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत मजबूत थी, लेकिन वो भी सेमीफाइनल में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। लिहाजा ना आपके पास एक मिक्स कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आपके पास मिडिल ऑर्डर के बाद आप देखें आपके हालात क्या हुए, और जो उम्मीदें आपको सिर्फ अपने ओपनर्स के साथ थी वो हमेशा तो सदाबहार नहीं रहती। आपके एक बॉलर का जख्मी हुआ, आपकी पूरी बॉलिंग लाइन फेल हो गई। तो हालात हमारे साथ थे, कुदरत भी हमारे मौका दे रही थी, लेकिन हमारी मेहनत शायद उस तरह से नहीं थी कि अल्लाह ताला ये अनफिट होना मुझे नहीं समझ लगती साई साहब, हम प्लेयर जैसे उतारते ही क्यों हैं? मतलब आप इतना करीब पहुंच चुके थे और वो समझ नहीं लगी। ना ये कल का मैच बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, आपने कहा कि मैच बड़ा जबरदस्त बड़ा था। जबरदस्त कोई साजिश तो नहीं हुई सही साहब? साजिश नहीं, कोई साजिश तो नहीं होगी? मैंने कहा जख्मी हो गया हमारा पूरे फोकस करके पूरी कौम देख रही थी, दुआएं भी साथ थी। टीम वो बैटिंग का यही हमें तवक्कुआत थी कि मेरा ख्याल था कि 150-60 हो जाते तो विकेट बड़ी थी। और बाउंड्री सभी लोग ये कहते हैं। आपने चीज देखी होगी कि कल जब वो कैच होता, आप एंड वाले 5 ओवर्स में देखे कोई स्कोर ही नहीं। मैं बताता हूँ, आप कल देख रही थी कि जब वो कैच होता था तो दिखाते थे कितने मीटर दूर गए, यानी 78-80 मीटर। आम जो स्टेडियम होते हैं उनकी बाउंड्री होती है 70, 65, 70, इसकी बाउंड्री थी 80, 90 के दरमियान। इसलिए हमारे छक्के भी नहीं जा रहे थे, उनका भी कोई नहीं, एक आधा ही छक्का लगे। तो उनके भी इसी तरह कैचेज हुए हैं, बाउंड्री बहुत बड़ी थी। और हमारी टीम में मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो नीचे खेल रहे थे, 2-2, 3-3 रन मिल रहे थे हर बॉल पे, 2 रन 3 कन्वर्ट कर रहे थे। इनको इसी तरह फोकस करके खेलना चाहिए था। हर ओवर में 8-10 रन मिल रहे थे, बड़ा अच्छा स्कोर हो जाना था। जब ये बाउंड्रीज पे आई हैं और इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि उन्होंने देखा है कि 1 को 2 पे कन्वर्ट करते थे तो ये बाउंड्री के पीछे खड़े थे। जब उन्होंने 10-10, 15-15 यार्ड अपने फील्डर आगे लेके आए हैं, ये छक्के मारने के चक्कर में पकड़े गए और आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 18 स्कोर बने और 4 प्लेयर्स आपके ऊपर। नहीं, आप देखें साई साहब, छक्के लग भी तो नहीं रहे थे ना। डॉट बॉल तकरीबन 50 से ज़ायद डॉट बॉल हुई है, 50 से ज़ायद हमने डॉट बॉल दे दी। हाँ दुरे भाई, जो हमारा वन डाउन आया ना हारिस, जिस पे हम सबको बड़ी उम्मीदें थी, हम बहुत जल्दी उम्मीदें लगा लेते हैं। कोई एक मैच में चल जाए तो बिल्कुल तो उसको इंग्लैंड ने पूरा उस पर वर्क किया था। आपने देखें उसको स्लो बॉलिंग कर रहे थे, वो खेलता है फास्ट बॉल को, कभी वो ट्रिकी शॉटें मारता है जो स्ट्रेट पे ही मारता है, तो तेज़ बॉल को। तो उन्होंने 3-4 जब स्लो वन किए तो उस वक्त वो बिल्कुल उसका टेम्पो टूट गया था। तो फिर जब बंदा 5-4 बॉलें बीट कर लेता है तो फिर बंदा डेस्परेट हो जाता है शॉट मारने। हालांकि फॉर्म में भी था, हारिस फॉर्म में था, उसके बाद रिजवान फॉर्म में लेकिन बड़ा अच्छा मैच रहा है। अगर शहीन वो अनफिट ना होता, उससे चूँकि कैच पकड़ा तो उसका पहले इशू चल रहा था फिट, वो मुश्किल को 2 माह की रेस्ट के बाद फिट हुआ था, तो कल अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, फिटनेस रिलेटेड इशू तो पहले भी चल रहे थे, तो हमें अब ये इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक बहुत बड़ा मैच था जो कि हम कुछ इन रीजंस की वजह से जो है वो कह रहे हैं कि नहीं। जो हमारी लीग चल रही है उसमें बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को मौके दिए जाने चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, हमारी बैटिंग लाइन बड़ी बुरी तरह एक्सपोज। और बाबर और रिजवान अगर आपके नहीं चल रहे तो समझे नीचे वाले ने कुछ नहीं करना, आपकी बॉलिंग में कुछ, या बॉलिंग में बैटिंग भी करनी है और बॉलिंग भी करनी है। लेकिन इस ये जो दरमियान में हमने रखे हैं वो इफ्तिखार साहब हो गए, आसफ था, हैदर अली था, अब हारिस ने 3-4 मैचेस में स्कोर किए हैं। बाकी सारी टीम जो है वो फोकस करती है बाबर पे, रिजवान पे और नीचे बॉलिंग पे। ये जो दरमियान में हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए, हमारा जो डोमेस्टिक का एक पूरा सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए, वहाँ से प्लेयर्स लिए जाएँ, तो हो सकता है आइंदा दिनों में हमारी टीम बहुत बेहतर है। लेकिन इस स्कोर के साथ तो मेरा ख्याल है कोई भी बॉलिंग लाइन होती, बड़ी बड़ी हैवी बॉलिंग लाइन होती तो वो भी डिप्रेस होती है, प्रेशर का शिकार होती है। 130 है और 137 के दरमियान अच्छा था कि 34 बॉलों पे मेरा ख्याल है 48 स्कोर था। अगर वो शाहीन अनफिट ना होता तो हो सकता है मैच और ज़्यादा बेहतर हो जाता और ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें पैदा हो जाती, लेकिन और इफ्तिखार ने एक छक्का चौका खाया तो फिर उसके ऐसे ही है। लेकिन ओवरऑल मैच अच्छा गया है और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको वाकई बैटिंग लाइन दोबारा से देखना होगा और बहुत बेहतर करना होगा, अदरवाइज ये तो
इस तरह से शायद फाइनल बेचारे में मायूस फाइनल में हम होते पहुंचते रहते हैं, फिर हाँ, फाइनल हार जाते हैं। वही ना, फाइनल में पहुंच के वापसी और फिर ये जो है ना दिल टूट ही जाता है। और जिस तरह कल लाहौरियों ने गेट टुगेदर किए थे, मैंने तो देखा जी बाहर बड़े बड़े जो हॉल्स थे वहाँ पर स्पेशली बड़ी LEDs पर लोगों ने मैच देखे। लेकिन चलिए, खेल का हिस्सा होता है हार जीत। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आ जाएं जी खबरों की तरफ और आज की लीड स्टोरी जो है उसकी तरफ आते हैं। कूड़े के ढेर जलते रहे, लाहौर आलूदगी में फिर नंबर 1 पर, और ये संडे के दिन की खबर है, यानी आपकी ट्रैफिक ना होने के बराबर और लाहौर ये मैच देखने में मस्त थे। उसके बाद अगर शहर के ये हालात है, चलें वर्किंग डे में तो समझ आती है कि आपकी व्हीकल्स बाहर हैं, स्कूल कॉलेज लोग जा रहे हैं, अपने कारोबार को जा रहे हैं, अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम ब्लेम करते हैं ना कि सबसे ज्यादा यहाँ पर धुआं छोड़ती गाड़ियां, नो डाउट है भी, लेकिन संडे को क्या ऐसी वजह बनी? दुरे ना आप। चूँकि ना मैंने कई साल ये बीट की है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और इसमें अगर उनकी नाअहली और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा अगर इन दिनों में ना देखा जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। देखें, कानून किसके पास है? कानून लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अगर कोई कूड़ा फैलाता है, कूड़ा जलाता है या गैर कानूनी डंपिंग करता है तो उस पर कानून और सजाएं जो है वो बिल्कुल तय है कि किसने क्या करना है। अब हालात ये है कि प्राइवेट सोसाइटियां आपसे तो कूड़ा डंप करने के पैसे ले लेती हैं, कूड़ा उठा के ले भी जा रही होती हैं। आपने देखा हो छोटी छोटी लारियां, रिक्शे हैं, लोडर्स हैं, लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके सरकारी डंपिंग साइट्स पे कूड़ा फेंकते हैं या किसी खाली प्लॉट को देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वहाँ फेंक देते हैं। या रिंग रोड के अतराफ में बहुत सारी कूड़े की जो हीप बन चुकी है वेस्ट की, वहाँ पे कूड़ा जलाया भी जाता है। कूड़ा जो है वहाँ पे इकट्ठा करके उसको वो बदबू फैलाने और ताफुन फैलाने का सबब भी बनता है। और ख़ास तौर पे जो ग्रीन वेस्ट है, जिसमें PHA वाले झाड़ियाँ काटते हैं, दरख्तों की काट छांट करते हैं, चाहे उसमें लेस्को भी अपनी तारों के लिए काट छांट करता है, वो तमाम नालों के इर्द गिर्द ग्रीन वेस्ट फेंकते हैं। जब वो खुश्क हो जाता है तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ अहलकार, CCTV वीडियोस भी आती रही हैं कि वो बजाय उसको उठाने के चुप करके वहाँ पे आग लगाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, राइट साइड पे वो जो बड़ी सी एक उन्होंने बनाई हुई है सही, वहाँ पे तो हर वक्त आग, महमूद बूटी में जी, और वहाँ पे तो इतनी आग जल रही होती है, पूरा रिंग रोड पे आप गुजरा नहीं जाता, इतनी स्मेल आती है। वो एक मखसूस सा जो इलाका है वहाँ पे तो बहुत स्मेल आ रही होती है, धुआं आपको नज़र आ रहा होता है। यही लोग हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है चीज़ों को, यही खुद इस चीज़ का सद्देबाब करने की बजाय इसका बायस बन रहे हैं कि ये आलूदगी फैला रहे हैं। और ये नहीं कि लाहौर के उन इलाकों में ऐसा माहौल है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, बड़े पोश एरियाज में DHA का भी देख रहा था, वहाँ पे भी यही हालात हैं। और इतनी स्मोक है, इतनी आलूदगी है और इतने बुरे हालात हैं। सारे अदारे सिर्फ बातों की हद तक हैं। पुलिस इस पे अमल क्यों नहीं करवा रही, जिली इंतजामिया क्यों नहीं, महकमा माहौलियात और अब महकमा माहौलियात को बार बार ब्लेम भी किया जा रहा है, तो फिर आपकी टीम कहाँ है? वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा रहे हैं। और इससे मैं बड़ी बात बताऊं, ये तो लाहौर की सिचुएशन है। मैं मोटरवे से जा रहा था तो पिछले हफ्ते इतने बुरे हालात थे कि अतराफ में जितनी वो फसलें काटी गई थी उनको आग लगाई गई थी, उनकी बाकियात को, और वहाँ से गुजरना मुश्किल था। किसी जगह पे ऐसे इतना वहाँ पे स्मोकी हो जाता था, इतना वहाँ पे धुआं था कि गुजरना मुश्किल। अभी 144 इम्पोज्ड है पंजाब में, और पूरे पंजाब में। यही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का इतने खतरात हैं कि आपकी सोच है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ बातों की हद तक है। आप आएंगे, जो मुतलका डिपार्टमेंट का हेड है या कोई सेकंड हेड है वो विजिट कर रहा है जी, शादमान का वो विजिट कर रहा है। हम एयरपोर्ट के अतराफ से आज तक ये कूड़ा जलाने जिसपे परिंदे इकट्ठे होते हैं और जहाज़ों में टकराने का सबब बनते हैं, वो नहीं कर सके। और कई त्योहारों को ऐसे इसी वजह से परिंदे टकराए हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ। और जब ऐसा कोई इशू बनता है, मुझे लगता है कि अब तो वैसे खैर बारिश हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से ये स्मोक छट जाएगी, लेकिन इस तरह की, जिस तरह हम कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की कोई पाबंदी नहीं करता, जब तक कोई हैवी फाइन्स नहीं दुर्नियाब रखे जाएंगे ना, ये मामला। देखिए, हैवी फाइन्स हैं, हैवी फाइन्स भी हैं आपके पास, ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए उस पर पर्चा भी दे सकते हैं, इस्तगासा भी जमा कराना आता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और MCL के पास बाकायदा मजिस्ट्रेट्स हैं जो इस कानून पे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। आप 5,000 से लेके 50,000 तक जुर्माना कर सकते हैं एक आध, और अगर एक किसी बंदे को 50,000 जुर्माना हुआ हो, मुझे आप बताएं, मोहल्लेदारों को किसी घर के आगे इस तरह कूड़ा जलाया गया हो, किसी पार्क के किनारे के कूड़ा जलाया हो, बेशक PHA को आप छेड़ें तो सही,
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है या MCL अपने कानून का इतलाक तो करे, चाहे फिर लाहौर वेस्ट को PHO को जुर्माना करना पड़े, किसी आम शहरी को करना पड़े, किसी सेमी गवर्नमेंट सर्कल में जाना पड़े, किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़े, आप करें तो सही। आप पावर एक्सरसाइज नहीं करते, आप पावर एक्सरसाइज नहीं करते। लाहौर शहर में अब हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कूड़ा क्रिकेट और ग्रीन वेस्ट को जलाने का, जब वो खुश्क हो जाता है। अब लाहौर में उस तरह से फसलें तो है नहीं कि जी हम कहें कि फसलों की बाकियात जला दी गई। पिछले दिनों में दुरे भाई को बात चल तो रही थी जी कि इससे कोई बिजली बनेगी और इसको इस्तेमाल कूड़े से बिजली बनने का तो प्रोसेस अभी 4-5 साल में आगे जाएगा, लेकिन उस दौरान हमने इस कूड़े को ठिकाने लगाने के साथ साथ जो कूड़े को गैर कानूनी तौर पे फैला रहे हैं और जला रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया, आप लाहौर वेस्ट से उठा के पूछ लें, सजाएं तो वो कहेंगे जी कि हमने देखे पिछले साल कोई 25 लाख जुर्माने कर दिए, कोई 50 ब्रेक का कह रही है कूड़े को ठिकाने लगाने का प्रॉपर तरीका हमारे पास डंपिंग साइट भी है, मुझे बता दे क्या प्रॉपर तरीका है, और ये अगर फाइन्स वगैरह हैं तो इनको कोई पकड़ने की देखें जी पूरी दुनिया में जो कूड़े को डंप करने का और ठिकाने लगाने का तरीका होता है वो पहले सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट करते हैं कूड़े से उठा के कि कागज कौन से हैं, आपका नबाताती जो कचरा है वो झाड़ियों पे टहनियों पे वो कौन सा है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट कौन सा है जो तलफ नहीं हो सकता, फिर उसके बाद आपका फूड वेस्ट से जो है जिसके आपको पता है फूड वेस्ट से मेथीन पैदा होती है और बहुत सारी ऐसी गैसेस पैदा होती हैं जो आपके लिए बड़ा एक मुनाफा बख्श कारोबार का भी सबब बन सकती हैं। तो आपने वो सेग्रीगेशन करना होता है, फिर सेग्रीगेट करके वो उस कूड़े को उस मुतलका चीज़ में डालते हैं। अगर रिसाइकलिंग में जाना है उसमें आपका पेपर वेस्ट भी जा सकता है, उसके बाद आपका जो तलफ होने वाली चीज़ें हैं वो भी जा सकती हैं, जो तलफ नहीं हो सकता उसके लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको लेके जाना होता है। अव्वल तो यूरोपीय ममालिक या अमेरिकन या इंग्लैंड की बात करें वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज करते हैं, वो ऐसे भाई पाकिस्तान की गल करूं, चलो मैं इंटरनेशनली बता दूं हमारे पास ये चीजें हैं। अब अगली खबर में अना भी गुजर रही होगी, आपने शादमान से गुजरती हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी डंपिंग साइट बनाई है उसके बिल्कुल सामने स्कूल है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मार्केट है शादमान, एक तरफ स्कूल है और दरमियान में बिल्कुल वो डंपिंग साइट है। तो हमारे पास महमूद बूटी में ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। हमारे पास सेग्रीगेशन प्लांट भी लगा हुआ है वहाँ पे, हमारे पास डंपिंग साइट के साथ उसको तलफ करने के लिए मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं मट्टी के ना, बहुत सारे उन्होंने बनाए हुए हैं ओपन हीप्स, उसके ऊपर वो लेयर बिछाते हैं, कूड़ा डंप करते हैं, मट्टी की लेयर बिछाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास अगली जो हमने कूड़े से वेस्ट टू एनर्जी पैदा करनी है, उसके बाद आगे खादें पैदा करनी है, हमने खादें भी बना के देख ली हैं। ये बात नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हमने उसको एक्सरसाइज नहीं करना, हमने उसमें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास मेहनत करने वाला काम ही नहीं है। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरी दुनिया में शायद मेरा ख्याल हम कोई 150वें नंबर पे होंगे और नंबर 1 पे आपको पता है इसराइल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम किसी काम में नहीं करते ही नहीं है, तो हमने वो काम करना ही नहीं जो हमारा काम है। एक्सपर्ट ले लें तो दुनिया जहान के 4-4, 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख पे रखे हुए आपने, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे। कूड़े का ढेर इस हद तक हो चुका है खतरनाक कि अगर ये आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर महमूद बूटी के इर्द गिर्द इन्होंने लखू ढेर में जहाँ पे इन्होंने अगर इस पर काबू ना पाया ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ किसी दिन खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट ही हो जाए, क्योंकि इतनी मीथेन गैस उसके अंदर पैदा हो रही है। इन जगहों से वैसे आप पास से गुजरे तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर गंदगी किस कदर ज्यादा है। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और अगली खबर की तरफ जब तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से वेलकम करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे कानून की मौजूदगी में कानून की खिलाफ वर्जी, तो फिर जिम्मेदार किसको ठहराएंगे साई साहब? ना फिर पर्चे दे ना पुलिस, जिले इंतजामिया दे पर्चे, जिले इंतजामिया इसको टेकअप करे। ये नोटिस किसने लिया है? कबीना किसकी कबीना है? कौन सिक्योरिटी दे रहा है? और इसमें सबसे अहम जो बात है वायलेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आतिशबाजी हुई है। जब इमरान खान साहब के कंटेनर पे फायरिंग हुई है तो आपको पता है कि वो लेटर मैंने खबर दी थी, 3 दिन पहले जिली पुलिस ने, मुतलका पुलिस ने लेटर लिखा था कि आप इनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं कि आप हर सूरत में उस पर शीट भी इस्तेमाल करें, जो बुलेट प्रूफ शीट है, और रोस्ट्रम भी। किसी ने इस्तेमाल किया नहीं किया। उन्होंने कहा कोई गैर मुतलका बंदा कंटेनर के करीब ना आने दें, कोई गैर मुतलका गाड़ी के करीब ना आने दें, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब तो पुलिस ही मेरा ख्याल है पूरा लॉन्ग मार्च रन कर रही है। जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो महकमा दाखिला बता रहा था 15,000 एहलकार, पुलिस कह रही है 20,000। अच्छा।
तो 20,000 पुलिस के जवान वहाँ पे लॉन्ग मार्च पे जा रहे होंगे। और सादा कपड़ों में भी कम से कम 1000-2000 नहीं ज्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। मैं अंदर मिल अब मुझे एक बात बताएं, अब खान साहब खुद तो जा नहीं रहे, मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए और बुज़दार साहब के लिए और किसी और के लिए इतने लोग सड़कों पे हैं। हर बंदा आता है, हाजिरी लगवाता है, निकल जाता है, अपनी फ़ोटो बना। वो जो आपको बताते हैं लाहौर में फ़ोटो सेशन होता है, लॉन्ग मार्च में वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन होता है, लोग उसी के साथ गाड़ी लेते हैं, निकल जाते हैं। अब सारा का सारा जो लॉन्ग मार्च है वो डिपेंडेंट है पुलिस पे और ज़िली इंतज़ामिया पे। सारी जो वायलेशन हैं उस पर ना कोई एक्शन होना है, ना किसी ने कोई एक्शन लेना है। गवर्नर हाउस पे जो कुछ हुआ आपको भी पता है, कोई पर्चा हुआ है? बिल्कुल कुछ भी नहीं ना हुआ। पुलिस इतना कुछ आपको मैं कहा बात, मुझे लगता है पुलिस भी बेबस है, चुप है इस मामले में। पुलिस बेबस की पुलिस साथ है उनके। और एक अहम बात बताऊं, ये किस तरह मैं उस दिन बैठा था CPO में और पुलिस अफसरान बातें कर रहे थे और खामोश थे। जो कमाल नाम का पुलिस एहलकार मॉडल टाउन में शहीद हुआ था, बिल्कुल, उसके दोनों जो बाप बेटा थे मुलजम, वो दोनों बरी हो गए हैं। तो वो कह रहे थे इसको अपील में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। गवर्नमेंट आपकी अपनी, आप स्याह कर रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे वाइंड अप करना दुर्रे आप क्या मुस्तकबिल है इस लॉन्ग मार्च का? मुझे मुस्तकबिल जो है ना जी, पिछले जुमे की बात है, DC साहब जो है ना लाहौर के, वो ये इंतजाम कर रहे थे कि हमने ज़मान पार्क को बम प्रूफ किस तरह बनाना है। तो उनको ये पता लगा कि बम प्रूफ जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो 7-8 फुट के होते हैं, वो स्पेशल ऑर्डर पे इस्लामाबाद से बनते हैं, लिहाजा बम प्रूफ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कंक्रीट के वो बैरियर्स रखे, उसके अंदर रेत भरे, और उस पर भी आपको मजे की बात हो, कोई रात को एक PTI मुखालिफ नारा लिख गया, सुबह वो कली कराते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ जो इशू डिस्कस करने वाले हैं वो है जी नया साल सर पर आन पहुंचा है और इशू स्टूडेंट्स को क्या फेस करना पड़ा है। जी स्कूलों में जो बच्चे जेरे तालीम है बुक्स उन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकारी स्कूलों में दाखिला जिन बच्चों ने लिया है उन तक किताबें नहीं पहुंची। दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं जमात के बच्चे, अब उनको नहीं समझ आ रही कि जी बुक्स, आपको पता है नए साल के आगाज में कितना जरूरी है कि बुक्स टाइमली बच्चों को पहुंच जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई का प्रॉपर आगाज कर सके। लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं वो समझ से बालातर हैं और इशू बेसिकली है क्या वो कोई बताने से भी कासिर है। अब ये है जी, जैसे ही बच्चों को बुक्स नहीं मिलेंगी, वो जो तिमाही इम्तिहान पहले लिए जाते हैं उसमें बच्चे तैयारी कैसे करेंगे। नहम जमात की इस्लामियात की किताब जो है वो बेशतर बच्चों को दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ दीगर किताबें, प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा होने की वजह से सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में इजाफा भी हो रहा है। एजुकेशन अथॉरिटी का ये कहना है कि PMIU को किताबों की एडिशनल डिमांड लिखकर भिजवा दी है। सो अभी उनका जवाब नहीं आया। आपने डिमांड भिजवा दी, उतनी देर तक बच्चों को जो मुतासिर हो रहे हैं उनका जो गैप आ जाएगा, उनका जो वो टाइम मुतासिर होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और फिर सरकारी स्कूलों में किताबें ना पहुंचना, ये किसकी जिम्मेदारी है। और आपको पता है कि नए साल का आगाज हो रहा है और आपने पहले से तैयारी करनी है, किताबों की फराहमी को यकीनी बनाना है, आप नहीं बना पाए, ये आपका फेलियर है। सो हम जान लेते हैं, सदर उर्दू बाजार और सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बेसिक इशू जानते हैं कि आप पब्लिशर्स के एंड से इशू आ रहा है, किताबें टाइमली नहीं पहुंच पा रही स्कूलों में, उसकी वजूहात क्या हैं। खालिद परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा बुनियादी मसला क्या है, ये किताबें जो नहीं पहुंच पा रही हैं, उर्दू बाजार में क्या किताबें अवेलेबल है? जी, असल में नए साल की आमद है, नया सेशन शुरू होने वाला है और ये मैं आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ कि अगले सेक्शन में भी कोई किताब बच्चों को नहीं मिलेगी। अगला साल पूरा ज़ाया होगा। जैसे इन्होंने शेड्यूल में ऐलान किया कि 6वीं से लेके 8वीं तक की किताबें चेंज कर रहे हैं। और खालिद परवेज साहब, आपने अगले पूरे साल की भी पेशगोई कर दी, वजह भी हमें बता दें, ये तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इजारादारी है, ये इजारा नहीं है, ये एक इजारादारी बनाई हुई है कि जिससे चाहे लिखवा ले। बेहतरीन लिखने वाले मौजूद है, इतने बड़े राइटर यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद किताबें जो है सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों की मंजूर की जाती है। इसी वजह से किताबें लेट होती हैं। पिछला साल तो जो गुजर गया तो गुजर गया, आने वाला साल सर पर है, 1 माह बाद एक साल शुरू होने वाला है
और अभी तक 0 है इनकी तैयारी, किसी भी मामले में ये 0 है। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाला एक बहुत बड़ा तूफान उठेगा लोगों का, वालिदैन का, बच्चों का, ये सड़कों पर आएंगे और इसका भरपूर एहतजाज होगा। क्यों कि अभी तक किसी किताब की तैयारी नहीं है। ये किस तरह चलेगा ये निजाम सारा, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को परवाह नहीं है। खालिद परवेज साहब, क्या हालिया महंगाई भी इस पर असरअंदाज हो रही है? मैंने आपसे पहले तो मुझे ये बुक्स वाले इशू का बता दें, क्या महंगाई की जद में भी ये चीजें आ रही हैं? देखिए, महंगाई का तो ये आलम है कि जो कागज 100 रुपए किलो था आज 240 रुपए किलो हो गया है। इसका मतलब है कि काफी से महरूम ये 200 रुपए की किताब देके या 150 रुपए की किताब देके कहते जी हमने तालीम को आम कर दिया, हमने फ्री तालीम कर दी। ये फ्री तालीम है कि बच्चा महीने में 10 कापियां लेता है, उसके अखराजात कौन पूरे करेगा? अब गरीब आदमी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उनकी पहुंच से बाहर हो गई है तालीम। मुफ्त किताबें बेकारियों की तरह मिलती हैं, वो भी ना मिलने के बराबर लाइनें लगा के तस्वीरें बनाकर उनको किताबें दी जा रही है। ऐसे मुफ्त देने से तो आप ना दें। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा मुझे ये बता दें, एक आम कॉपी जो है मैक्सिमम जिसको हम सस्ती कह सकते हैं वो कितने रुपए में मिल रही है? और 7-8 कॉपियां तो हर स्टूडेंट को चाहिए ही है डिफरेंट सब्जेक्ट की। अगर देखें देखिए जो 80 रुपए की कॉपी मिल रही है, 75 रुपए की कॉपी मिल रही है, वो कॉपी पहले 25 रुपए की थी, आज उसकी कीमत 80 से 75 रुपए है। मतलब 25 रुपए वाली कॉपी आपको 70-75 रुपए में मिल रही है। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि पेपर क्वालिटी भी उसमें अच्छी नहीं होगी, कि अच्छी क्वालिटी का पेपर है। पाकिस्तान का जो कागज है घटिया तरीन कागज है, इसकी क्वालिटी जो है इस काबिल नहीं है, लेकिन हम मजबूरी के तहत चल रहे हैं। गरीबों के बच्चों को तालीम देनी है, किस तरह देनी है, और लूट मार का बाजार गर्म है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। गंदा तरीन कूड़ा करकट से भरने वाला कागज। खालिद परवेज साहब देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है, कहीं पर रिस्पॉन्सिबल इंतजामिया भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी। उर्दू बाजार में भी जो लोग बैठे हैं, आप बड़े अरसे से उर्दू बाजार से मुंसलिक है, वहां पर भी तो माफिया को कंट्रोल करने की जरूरत है ना। वो भी अगर 75 रुपए वाली उर्दू बाजार में देखें, मैं आपको इस बात का ऐलान नहीं करता हूँ कि मेरी मार्केट में अगर कोई नजायज मुनाफाखोरी, उसके बाद में तो बात ही नहीं रह गई। लोग दिवालिया हो गए, उनका कारोबार तबाह हो गया। मुल्क की हालात को भी आप मद्देनजर रखे और ये इस महंगाई को भी मद्देनजर रखे। कौन सी चीज नहीं बढ़ी? अगर कागज है तो कुछ वैसे बढ़ा है, कुछ इन मिलों ने लूट मार मचा दी है, और कुछ एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो अपनी मोनोपोली कर रहा है। खालिद परवेज साहब, कोई शिकायत, कोई मसाइल आपने हुकामे बाला तक पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए ये तालीम का मामला है, कौम के मुस्तकबिल का मामला है। मैं आपका टीवी भी और सारे पाकिस्तान के चैनल इस बात के गवाह हैं कि इस पर मैंने शोर मचाया हुआ हमेशा और इस पर आवाज बुलंद की है, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो बात बनती है ना। ऐवाने बाला तक तो बात पहुंच गई, आगे अमल दरामद कोई नहीं है। ये माफिया के हाथ इतने लंबे हैं कि हुकूमतें भी ये हिला देते हैं, जिसे आप बिल्कुल समझ रहे हैं आप। और ये जिन्होंने इजारादारी बनाई हुई है और किताबें मनपसंद लोगों की चॉइस करते हैं, और इतनी बड़ी रिश्वत का बाजार गर्म है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे खालिद परवेज साहब, पब्लिशर्स को भी जो है वो उन पे भी इल्जाम आयद किया जाता है कि वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। आप इसकी तरदीद करना चाहेंगे कि वाकई ऐसा है? वही इन्वॉल्व होता है ना। देखिए सुने, अगर एक किताब को 100 बंदा छापने वाला तो कोई तो इन्वॉल्व होता है। ये सारे बंदे तो 100 के 100 तो नहीं छापने वाले। ये इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है वो माफिया है, और उनकी साथबाज होती है हुकाम के साथ। वो मिली भगत करके किताबों की चॉइस करते हैं। और मैं आपको इस वक्त दावे से बताऊंगा कि बार-बार गलतियों की किताबों में और इन्होंने सेलेक्ट की है जो किताबें और जो कर रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला और सदर पाकिस्तान तक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, हर बंदे तक ये आवाज पहुंचाऊंगा कि ये लूट मार का बाजार, ये जी वक्त की अहम जरूरत है। अदरवाइज हम तालीम जिसको आसान करने के दावे करते हैं उसकी हकीकत ये है।
आपका मुल्क तबाह हो रहा है और तबाह हो जाएगा अगर तालीम का हक भी आपने छीन लिया तो। खालिद परवेज साहब, मुझे अपने बचपन की चीजें याद है ना कि हम साल के आगाज में रजिस्टर्स के बंडल खरीद लेते थे और फिर कॉपीज के बंडल खरीद लेते थे। मेरा नहीं ख्याल अब लोगों की सकत ये है कि वो इकट्ठे अपने बच्चों के लिए आके कॉपीज रजिस्टर, एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, कापी नहीं। मैं कहता हूँ कि तालीम के मैदान में ये कहते इजाफा हुआ। मैं कहता हूँ 25% स्टूडेंट जो है मुलाजमतों पर लग गए हैं, उन्होंने तालीम छोड़ दी है बच्चे, और ये लम्हा बिक गया पूरी कौम के लिए। खालिद परवेज साहब, मुझे वाइंड अप करना है कि किताबों की दस्तयाबी का इशू किस तरह से हल हो सकता है? कोई हल आपके पास है कि स्कूलों में बर वक्त किताबें पहुंच जाए? अदरवाइज सहमाही इम्तिहान में बच्चे क्या करेंगे? किया जाए, सारे निजाम को चेंज किया जाए, ये सारी मशीनरी को चेंज किया जाए, इसके बगैर खालिद परवेज साहब वो तो नहीं होने वाला। आप कैसे मान लेंगे कि सारी मशीनरी एकदम से चेंज हो जाए? यहाँ फिर माफिया जो अपने हिस्से ले रहा है वो कैसे कंट्रोल हो जाएगा? वही तो बात है। तो फिर ये ना दावेदार बने लोग कि रिश्वत खत्म कर दी है हमने, ये कर दिया, करप्शन को खत्म कर देंगे। ये करप्शन तालीम के मैदान में ये तबाही का बायस है इस मुल्क का, कि तालीम के मैदान में चोरी चकारी डकैती ये सारी वारदातें इन्हीं की निस्बत हो रही है, क्योंकि लोगों का हक छीना जा रहा है, उनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, इसी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक तालीम रह गई थी जिसपे आपने माफिया का इन्वॉल्व होना बाकी रह गया था। यहाँ हम देखते हैं कि जी इंतजामी शहर के मामलात हैं उसमें माफिया को कह देते हैं कि जी अच्छा अगर तजावुजात हैं, अगर महंगाई हो रही है तो माफिया है। क्या तालीम में भी माफिया का इन्वॉल्व होना रह गया था? अब खालिद परवेज साहब की गुफ्तगू आपने खुद ही सुन ली। मतलब जो कॉपी 25 रुपए की थी वो 75 रुपए की मिल रही है। कैसे कोई अफोर्ड करेगा 75 रुपए की कॉपी? जिसके 2 या 3 बच्चे हैं और उसने अपने बच्चे को 5 से 6 कॉपियां लेकर देनी है, 75 रुपए की एक कॉपी किस तरह से कोई अफोर्ड कर पाएगा? और वो कॉपी कितनी देर चल जाएगी? 2 महीने, 1 महीना, उसके बाद वो क्या करेगा? आप तालीम सस्ती करने के दावे कर रहे हैं, आम करने के दावे कर रहे हैं, आप असल में तालीम के दरवाजे आम बंदे पे बंद कर रहे हैं, आम आदमी पे बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में किताबें मुफ्त नहीं मिल रही हैं, उन किताबों की अवेलेबिलिटी किसने यकीनी बनानी है? आप नहीं बना पा रहे हैं। बुनियादी किताबें अगर बच्चों को अवेलेबल नहीं होंगी तो सहमाही इम्तिहान जो कि 3-4 माह बाद जिनका इनेकाद होता है, बच्चे किस तरह से देंगे? किताबें भी वो अपने पैसों के लिए बाहर से महंगी किताबें खरीद के दें, कॉपियां भी बच्चों को। तो फिर माजरत के साथ वो लोग जो कि ये कहते हैं कि तालीम आम कर रहे हैं, तालीम आसान बना रहे हैं, वो तालीम के दरवाजे असल में बंद कर रहे हैं। वो ये राग अलापना भी बंद कर दें कि वो तालीम आम कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी ये है कि अगर वो बाहर निकलता है तो उसको लूट लिया जाता है, तालीम उसके लिए बंद है, सेहत सहूलत उसके लिए कोई नहीं है। तो आम आदमी की जिंदगी आपने अजीरन बना के रख दी है। तालीम वो नहीं हासिल कर सकते, सेफ इस जहान में, इस शहर में वो नहीं है, और अगर कुछ खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं तो दोनों हाथों से उसको लूटा जा रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि इन हालात पर कोई रहम करने वाला भी आ जाए, वरना खुदा की जात तो है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। और मौसम तो खुशगवार हुआ, सर्दियों की आमद भी हो गई, जिसको हम आमद कहते हैं। एक्चुअली सर्दी अब आ गई है और सर्दी महसूस भी हो रही है इस बारिश के बाद। हमने देखा 3-4 बजे से शहर में बारिश होना शुरू हुई और उसके बाद से सर्दी की एक लहर जिसको महसूस भी अब किया जा रहा है। अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग नज़ला जुकाम बुखार में, वो मौसम चेंज होता है ना, तो उससे पहले आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश हो जाए तो ये मसाइल हल भी हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला स्मॉग का था, वो भी छट जाएगा बारिश होने से। ये हम पहली बारिश देख रहे हैं सर्दियों की, जिसका बाकायदा आगाज हुआ और आज दिन भर कहा जा रहा है वक्फे वक्फे से बारिश होगी। अभी कुछ देर पहले भी शहर में बारिश हो रही थी, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की सूरत में। खैर, अब इस मौसम में भी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना है और अच्छे तरीके से कवर करके रखना है। अभी मौसम की सूरत हाल आज दिन भर कैसी रहेगी, बारिश का इम्कान होगा, टेम्परेचर कितना था, कहाँ तक पहुँचा है? कोमल की तरफ चलेंगे। इस वक्त
रेसकोर्स पार्क में मौजूद हैं। कोमल, पहले तो हमें पार्क का मंजर दिखा दें। बारिश के बाद हमें नजर आता है पौधे साफ सुथरे हो जाते हैं और एक खुशनुमा सा एहसास होता है, और ये खुशनुमा एहसास आपको अच्छी तरह से महसूस हो रहा होगा, दिखाइएगा हमें भी। जी बिल्कुल अन्ना, अगर मेरे कैमरामैन अंजुम शहजाद आपको पार्क का व्यू दिखा सकें तो इस वक्त जो है वो बारिश होने के बाद हर तरफ जो है। अच्छा, मंजर आप पीछे का देख लें, किस तरह से खूबसूरत मंजर है। कोमल से हम तो दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन ये जो ग्रीनरी आंखों को खैरा करती है, आंखों को ठंडक पहुंचाती है, इस नेचर का तो कोई नेमुल बदल नहीं। जी कोमल। जी कोमल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है वो हर तरफ ही हरियाली छाई हुई है। मनाजिर देखिए आप, ये रेसकोर्स पार्क के किस तरह से पौधे जो हैं बारिश के बाद खुशनुमा सा एहसास दे रहे हैं, और खूबसूरती, हर ग्रीन कलर एक मुनफरिद सा कलर ही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो कुदरत के नज़ारे हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है। आपको हर तरफ जो है वो खुशनुमा सा एक मंजर नज़र आ रहा है। कोमल, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो दोबारा से बताइएगा कैसा मंजर है इस वक्त। गालिबन कोमल तक उस तरह से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने देखा कि बारिश के बाद कितना खुशनुमा सा एहसास है, मौसम बहुत खुशगवार है, और आज वक्फे वक्फे से जो है ना बारिश की भी पेशगोई की गई है। सो अब आपने थोड़ा सा सर्दी में ख्याल रखना है। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप आगाज़ में ही करना शुरू कर दें तो वो जो सर्दी की शिद्दत और असरात होते हैं उससे आप महफूज रह सकते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। हमने लाहौरियों को बाहर का मौसम बताना भी है और दिखाना भी है। जी, मंजर इस वक्त मौसम का क्या है, चलते हैं एक बार फिर से कोमल की तरफ। जी कोमल, बताइए मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम जो है वो अब काफ़ी रंगीन मिजाज दिखा रहा है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से ही तकरीबन मौसम काफ़ी ठंडी हवाओं के साथ जो है वो अपने मुनफरिद अंदाज से शहर लाहौर के लाहौरियों के दिल लुभा रहा था। और सुबह से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो था वो भी शुरू हो चुका था, और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी देखने में नज़र आ रही है। ठंडी हवाओं के झोंकों में ये जो हमारे सब सब्ज़े हैं, ये जो फूल हैं, पौधे हैं, सब जो है वो घूम रहे हैं। और अभी मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मिचौली का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से जारी है। टेम्परेचर के हवाले से बात करूं तो इस वक्त टेम्परेचर भी तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और माहिरीन ने बताया कि आज दिन भर आसमान पर जो है वो बादल मेहरबान रहने वाले हैं। वक्फे से कहीं कहीं जो है वो हम देखेंगे कि बूंदाबांदी भी होगी और शहर लाहौर में जो है वो अब्र रहमत बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कोमल, आप गुज़िश्ता दिनों हमें हर रोज बताती रही हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत मुतासिर है और बहुत शदीद, कभी हमने देखा शहर पहले नंबर पे रहा, कभी दूसरे नंबर पे रहा। सो बारिश के बाद अब सूरत हाल कुछ बेहतर है बाहर, अब तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है, अब तो नहीं वो स्मॉग सी फील हो रही भाई? जी बिल्कुल अन्ना, स्मोक के हवाले से जैसे कि हम वक्फे से आपको भी आगाह करते थे, अपने शहरियों को भी आगाह करते थे। आज जो है वो बारिश की बूंदें बरसने की वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी हमने वाज़े जो है वो कमी देखी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतरी के साथ 156 रिकॉर्ड किया गया है। वो जो हम देखते थे एक स्मोक के, हम सफ़ेद से बादल देखने में नज़र आ रहे थे, वो आज जो है वो कदरे बेहतर, उसमें बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। और अगर इसी वाले से मैं बात करूँ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो आज चौथे नंबर पर आ चुका है। और यकीनन जब शहर लाहौर में बारिश जो है वो अच्छी वाली बरसेगी उसके बाद जो है वो मौसम मज़ीद बेहतर तो होगा। वहीं जो है हम देखेंगे कि स्मॉग के बादल जो है उसमें भी अच्छी खासी कमी महसूस की जाएगी और शहरी जो है वो भी सुक्का सांस लेंगे। आज भी जो है वो काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ही बारिश की चंद बूंदें पड़ी हैं, ये जो हम हॉस्पिटल्स में देखते थे कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा था, आज उसमें भी कमी देखने में नज़र आई है। क्योंकि जब कुछ सर्दी पड़ रही थी तो उसकी वजह से जो फ्लू था, बुखार था, एग्जैक्टली यही इशू से
बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे थे और फेस भी करने पड़े लाहौरियों को, क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है तो ये रहता ही है। अच्छा कोमल, मेरे ख्याल से आज 14 नवंबर है और मिड है नवंबर का, तो सर्दी का बाकायदा आगाज कब से हो रहा है? वो जो लाहौरियों को ठिठुरने वाली सर्दी का इंतजार रहता है वो कब से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से ठिठुरने वाली सर्दी का आगाज़ जो है वो बताया ये जा रहा है कि नवंबर का एंड जो है वो इस तरह की सर्दी होगी कि यकबस्ता हवाएं चलेंगी। वो हम देखते होते हैं कि शहरी जो हैं वो गर्मा गर्म खाबों की तरफ रुख भी करेंगे और इसी के साथ साथ जो है वो सूप से लुत्फानंदोज होंगे। तो वो वाला मौसम जो है वो जल्द आने वाला है जब शहरी जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी से भी महसूस होंगे और इसी के साथ साथ जो है वो शहरी इस मौसम को इंजॉय भी करेंगे। अभी जो है वो बाकायदा आगाज़ तो हो चुका है, यानी कि आज पहली बारिश हो गई है, पहली बूंदें जो हैं वो शहर लाहौर के शहरियों पर भी बरस पड़ी हैं और पौधों पर भी बरस पड़ी हैं। तो यकीनन अब जो है वो नवंबर के एंड और दिसंबर का आगाज अच्छी खासी सर्दी का सामना शहरियों को करना पड़ेगा जाएगी और इसके लिए आपको एहतियात भी बहुत करनी होगी। कोमल, थैंक यू सो मच, आपने मौसम की सूरत हाल, कोमल के पास तो बड़ा अच्छा मौका है जी इस मौसम में, और बाहर आउटडोर अगर आप इस मौसम के साथ चाय इंजॉय करें या कॉफ़ी इंजॉय करें तो फिर मौसम का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। थैंक यू कोमल, हमारे साथ थी जी। अब जी आपने मौसम का मज़ा अगर दोबारा करना है तो आज के सेगमेंट में आपको एक हेल्दी टिप भी दे देते हैं और बताते हैं कि इस सीज़न में कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर है टुडेज हेल्दी टिप में। सर्दियों की सौगात कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं चलगोजे तो वैसे पहुंच से बाहर हैं। मूंगफली थोड़ी सी आपकी पहुंच में है जो कि हर कोई खरीद भी सकता है और खा भी सकता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है जी मूंगफली, और इसके बाद वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। वो लोग जो कि एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं उनके लिए भी बेहतर है। हार्ट पेशेंट्स के लिए नट्स हमने सैटरडे को आपसे डिस्कस भी किया था, बल्कि आयशा को हमने स्पेशली बुलाया भी इसलिए था कि हम आपको क्वांटिटी, क्योंकि जब आप ड्राई फ्रूट खाने लगते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। सो आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है, आयशा ने बताई थी ये चीज़ कि एक हैंडफुल जो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए जो है ये बेहतर है। इसके अलावा जी वो लोग जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं, ये आपके जिस्म के अंदर से जो जहरीले मवाद हैं तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं वो दूर करते हैं। कैंसर चांसेस को भी ये कम कर देती है। फिर इसके बाद आपकी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर एक स्पेशल सा ऑयल होता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त आपकी हड्डियों के लिए भी होता है। ये ड्राई फ्रूट जो है अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक स्पेशल चीज़ रखी है, भरपूर ग़िज़ाइयत रखी है, आपकी तमाम जिस्मानी नशोमा के लिए बेहतर होती है। मैदे और फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इत्तदाल हर सूरत आपने याद रखना है। और वो लोग जो कि कहते हैं ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं, माजरत के साथ अक्सर हम आपसे ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि गर्मी सर्दी का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल अगर आप मतवातर और एक मखसूस मिकदार में करेंगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट सूट भी नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा खा लेते, फिर तो स्किन का इशू होगा। अलबत्ता मुनासिब मिकदार और इसका अच्छा इस्तेमाल आपकी स्किन को भी ग्लो देता है। ये तो था जी मूंगफली का इस तरह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी ग़िज़ाइयत के लिए किस तरह से भरपूर है, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें बच्चे बड़े, लेकिन एक मखसूस मिकदार में, ताकि इसका फ़ायदा आपको पहुँचे, नुकसान कम अज़ कम ना हो। हमने वापस आना है तो हमने आपको बताना है शहर में डेंगू की सूरत हाल, केसेस बढ़े हैं, बारिश के बाद इसके चांसेस भी इंशाल्लाह कम होंगे। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और डेंगू केसेस कहां तक पहुंचे वो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं जी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि असल डेटा छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी जो गलतियां हैं उन पर पर्दा रहे। आपको ये बताते चलें कि जी डेंगू केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और हर दूसरा बंदा जी डेंगू से मुतासर हो रहा है। मौसम बदल गया है लेकिन अभी डेंगू थमने को नहीं आ रहा। आज की अपडेट 401 मरीज बदस्तूर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में है। 24 घंटों में 68 मरीज डेंगू में मुब्तला हुए हैं। अब ये असल डेटा है जो आज का शेयर हुआ है या नहीं, ये भी अजमत से जान लेते हैं।
और अस्पतालों में मरीजों की क्या सूरत हाल है। अजमत, मुझे बताइए महकमा हेल्थ इस पर क्या कह रहा है कि जो केसेस बढ़ रही हैं वजह इसकी क्या है, अस्पतालों के हालात क्या हैं और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि बारिश के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, डेंगू मरीजों की तादाद में कमी आएगी? शहर लाहौर में डेंगू के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। एक ही दिन में शहर लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 68 जो नए मरीज़ हैं वो भी सामने आए हैं, जबकि शहर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की जो तादाद है वो भी 401 तक जा पहुंची। और इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर लाहौर में 1206 मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया है। और अमवात की बात भी की जाए तो अफसोसनाक बात यह है कि इस साल भी शहर लाहौर में डेंगू के बायस तकरीबन 40 से 45 के करीब जो अमवात हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ अगर अमवात की महकमा सेहत के डाटा के मुताबिक बात की जाए तो उन्होंने डाटा बहुत ज़्यादा हद तक छुपाने की कोशिश की है, सब अच्छा दिखाने की कोशिश की है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शहर लाहौर में 18 मौत हुई, लेकिन सिटी 42 ने अपने ज़राए से जो अस्पताल सरकारी हैं वहाँ से 12 जो अमवात हैं उस साल ज़्यादा हुई हैं। और ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों की अमवात का डाटा जो है वो 40 से 45 के करीब है। इसमें प्राइवेट अस्पताल शामिल नहीं हैं और जो क्वैक्स है जिनमें जो लोग जो अताइयों से इलाज करवा के उनकी मौत हो जाती है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। फिल्टर क्लिनिक्स इसके अंदर शामिल नहीं है और छोटे छोटे जो इलाकों में प्राइवेट और अस्पताल बने होते हैं उसका डाटा भी शामिल नहीं है। तो अमवात की तादाद भी इस साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि महकमा सेहत अभी भी सब अच्छा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ। केसेस अभी भी जो शहर लाहौर में रिपोर्ट रहे हैं उसको भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जब हमारी तिबी माहिरीन से भी बात हुई तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम महकमा सेहत को ठहराया। उनकी जानिब से बताया गया कि ये महकमा सेहत का जो बहाना है बहुत ज़्यादा वेग है कि बहुत ज़्यादा बारिश होंगी, इस वजह से डेंगू लार्वा फैला। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अजमत हमारे साथ मौजूद है, यानी रहे हैं और हम जी कर क्या रहे हैं, कंट्रोल करने के बजाय हम जैसे स्मॉग में हमने इंतजार किया कि अच्छा बारिश होगी तो सूरत हाल खुद ही बेहतर हो जाएगी, यहाँ पर भी अब यही है जी। लेकिन बारिश में भी आप देखें साफ पानी है तो मच्छर के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लीज़ अपने घरों में एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमें बता रहे थे जी मौजूदा सूरत हाल अजमत। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।